हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्ययवर्ती धारा का लेक्चर नंबर 14। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्ययवर्ती धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसकी परिभाषा पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रत्ययवर्ती धारा जनित्र क्या होता है। पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या ऐसा कह सकते हैं ऐसा विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, जो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये? तो सिद्धांत इसका ये कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उससे होकर गुजरने में बल रेखाओं संख्या परिवर्तन होता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसमें क्षेत्र चुंबक लगाया जाता है। कुंडली का नाम यहाँ पर आर्मेचर है। ठीक है ना। उसके बाद अन्य भी जो पार्ट होते हैं सर्पी वलय और ब्रूस, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसका सिद्धांत जो है कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाला चैप्टर था, उस सिद्धांत पर ये उपकरण कार्य करता है। और वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब भी किसी कुंडली से या किसी परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो इसका सिद्धांत है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण हो गया। रचना, तो रचना के बारे में इसको लिख लें, तो उसके बाद इसका हम लोग चित्र भी बनाएंगे। तो रचना में क्या होता है, इसके जो प्रमुख पार्ट हैं प्रत्ययवर्ती धारा जनित्र के, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो पहला जो पार्ट हमारा है आर्मेचर। आर्मेचर मतलब कुंडली होती है, एक आयताकार कुंडली है जिसका नाम है एबीसीडी लिखा है। एबीसीडी का आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तारों को नर्म लोहे के रोड पर लपेट करके बनाई जाती है। ठीक है। ये तो एक सिंपल सी इसके बारे में है कि आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर का मतलब एक कुंडली हो गई जो तांबे के तारों को एक नर्म लोहे के रोड पर लपेट करके बनाते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट इसका है क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या होता है? ये दो चुंबक होते हैं जिसके अपोजिट पोल को आमने सामने रख करके उसके बीच में जो जगह होती है उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना। उसको हम कहते हैं फील्ड मैग्नेट। और उसका कार्य सिर्फ इतना है कि उसकी वो दोनों चुंबकों के बीच में अपोजिट पोलों के बीच में प्रबल चुंबकीय उत्पन्न करना और उसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली को घुमाते हैं। ठीक है ना। तो आप इसका लिख सकते हैं कि इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। ठीक है। और तीसरा पार्ट इसमें यह है कि सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग क्या होता है। ये तो स्लिप रिंग का मतलब जो आर्मेचर कुंडली है उसके जो एंड पॉइंट है, भाई कोई तार लपेटा जाएगा कहीं पर, तो तार के एक शुरुआत का सिरा होगा, एक लास्ट का सिरा होगा। दोनों सिरों को एक तांबे के छल्लों, तांबे या पीतल का छल्ला हो सकता है, उसको हम जोड़ देते हैं अंतिम वाले सिरों को, दोनों को, यानी प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरों को जोड़ देते हैं। तो उसी को कहा जाता है सर्पी वलय कहते हैं। तो इसके बाद लिख सकते हैं कि आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों का संबंध, दोनों सिरों का मतलब शुरुआत वाला जो सिरा और लास्ट वाला सिरा, अलग अलग दो तांबे के अथवा पीतल के छल्लों से जुड़ा होता है जिसका नाम है S1 और S2 रखा है हमने। छल्लों S1 S2 से होता है जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं, जो कुंडली के साथ घूमते हैं। भाई कुंडली को जो घुमाया जाता है उसके साथ ये जो स्लिप रिंग लगे होते हैं S1 S2 ये भी घूमते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन पार्ट हो गए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका चौथा पार्ट एक और है ब्रूस, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उसकी कार्यविधि पढ़ी जाएगी। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। पहले चित्र बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर आर्मेचर, कहाँ पर फील्ड मैग्नेट और कहाँ पर सर्पी वलय होते हैं। इसको पहले लिख लीजिए। इसमें ये पता चल जाए एग्जाम में हमको कितना लिखना है। अगर एग्जाम में आता है एसी जनरेटर के बारे में तो कितना लिखेंगे। एसी जनरेटर आप लोग 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 10th क्लास में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों पढ़ने रहते हैं। ठीक है ना।
तो एक्चुअल में जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय से घुमाते हैं तो हमेशा एसी करंट ही प्रोड्यूस होती है, डीसी करंट प्रोड्यूस नहीं होती है। वो सर्पी वलय की जगह विभक्त वलय लगा करके उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उत्पन्न हमेशा प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। नोट कर लीजिए इसको पहले। चौथा इसका पार्ट है ब्रूस। तो ब्रूस क्या होता है? ये कार्बन के कार्बन के दो ब्रूस, कार्बन के दो ब्रूस, इसमें कार्बन के दो ब्रूस B1 व B2 होते हैं। इसमें कार्बन के दो ब्रूस B1 B2 होते हैं जो सर्पी वलय, अब हम चित्र बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर्पी वलय के संपर्क में रहते हैं, जिनका संबंध बाह्य परिपथ से होता है जहां प्रत्यावर्ती धारा बिजली होती है। ये चौथा इसका पार्ट है। इसमें कार्बन के दो ब्रूस B1 व B2 होते हैं जो सर्पी वलय के संपर्क में रहते हैं, जिनका संबंध बाह्य परिपथ से होता है जहां प्रत्यावर्ती धारा भेजनी होती है। तो ये इसके 4 प्रमुख पार्ट हैं जिनको एग्जाम में लिखना है। अगर एसी जनरेटर के बारे में आता है एग्जाम में, उसके बाद इसकी रचना करनी है। तो रचना देखिए, इसमें बहुत आसान है। इसमें 2 चुंबक लेते हैं, 2 चुंबक, इसमें 2 चुंबक लिए हमने, जिनके अपोजिट पोल आमने सामने रखे जाते हैं, N और S। और इसके बीच में यहां पर जब रख दिए जाएंगे 2, तो यहां पर N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसके बीच में हम कुंडली रखते हैं, आयताकार कुंडली, इस प्रकार से। इसके 2 इन जो पॉइंट है उसको हम बाहर ले जाते हैं। ये है हमारी A B C D आयताकार। इसमें तो हमने एक राउंड दिखाया, इसमें बहुत सारे राउंड बना करके ये कुंडली को तैयार करते हैं, ठीक है ना। ये नर्व लोहे की खोड के ऊपर लपेट करके बनाई गई है। यहाँ चित्र में केवल एक ही चक्कर दिख रहा है, बल्कि हम इसको मान चलें कि N चक्कर लगे हुए हैं तार के, ठीक है ना। और इसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे को बाहर निकाल लिया। इस बाहर निकालने के बाद इसमें
एक सिरे का संबंध कार्बन के दो छल्लों से होता है। एक छल्ला यहां लगा दिया और दूसरा छल्ले का संबंध हम दूसरे सिरे से कर देते हैं इस प्रकार से। ये दो छल्लों को हमने जोड़ दिया, तो ये कुंडली के साथ में घूमते हैं साथ, ये शर्त है इसमें। ये हमारे क्या हो गए, S1 और S2, S1 और S2, ये दो सर्पी वलय लगा दिए गए। ये किसके बने होते हैं, ये कॉपर के होते हैं, तांबे के या पीतल के लगाए जाते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर कार्बन के बुश लगा दिए जाते हैं। ये कार्बन के बुश होते हैं B1 और एक इस तरफ होता है। किसी किसी बुक में एक ही तरफ बने हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए B2। ये इसको टच करते रहते हैं। ये तो सर्पी वाला तो घूमता है इस कुंडली के साथ, कुंडली घुमाते हैं इस अक्ष के परितः। ये इसकी हो गए कुंडली की अक्ष। उस अक्ष के परितः यानी इसको घुमाया जाता है, किसी भी माध्यम से घुमा सकते हैं, ठीक है ना। डीजल इंजन द्वारा घुमाया जाए और चाहे टरबाइन द्वारा घुमाया जाए, किसी तरीके से इस कुंडली को घुमाते हैं, ठीक है ना। और ये जो कार्बन के बुश लगे होते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये कार्बन के बुश हो गए, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये कुछ टच करते रहते हैं। और ये जो कॉपर के जो लगे हुए हैं छल्ले, जिनको हम लोग सर्पी वलय कह रहे हैं, ये इसको स्पर्श करते हैं। मतलब ये से कार्बन का हो गया, ये हो गया हमारा सर्पी वलय, इसको टच करते रहते हैं। ऐसे ये घूमेगा तो इसमें फिसलते रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है दोनों तरफ, ऐसी व्यवस्था होती है। ये घूमते रहते हैं और ये इस पर फिसलते रहते हैं B1 और B2। और इसका संबंध उस वाय परिपथ से कर दिया जाता है जहां हमको विद्युत धारा भेजनी होती है। उस परिपथ से कर देंगे जहां विद्युत धारा भेजनी है। मान लेते हैं हम इस बल्ब में धारा को भेज रहे हैं, तो यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया। ये हमारा वाय परिपथ हो गया जहां विद्युत धारा भेजनी है, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन सा पार्ट हो गए 4। ये दो चुंबक हो गए S1 S2, ठीक है, जिसको हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसका काम क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और चुंबकीय क्षेत्र में ये आर्मेचर रखी हुई जो तांबे के तारों को लपेट करके बनाई जाती है। उसके दोनों सिरों को कहाँ जोड़ देते हैं, दो छल्लों से जो तांबे के बने होते हैं, जिनको हम लोग सर्पी वलय कहते हैं। और उन सर्पी वलयों के संपर्क में कार्बन के दो बुश होते हैं जो इस सर्पी वलय पर फिसलते रहते हैं। क्योंकि सर्पी वलय तो कुंडली के साथ घूमते हैं, उसमें ये फिसलते रहते हैं। ये हो गया, अगर यहाँ पर कार्बन वलय घूमेगा तो ऐसे इसमें फिसलेंगे, ठीक है ना। पूरे राउंड जब भी घूमेगी कुंडली, उसके साथ सर्पी वलय घूमेगा, सर्पी वलय के साथ ही कार्बन। ये घूमते नहीं, केवल फिसलते हैं, ये फिक्स रहते हैं B1 और B2, ठीक है ना। और उनका संबंध हम एक वाय परिपथ से कर देते हैं जहां विद्युत धारा भेजनी होती है। तो ये इसकी संरचना है, बहुत आसान है, इसको आप लोग बना लीजिए। उसके बाद इसकी कार्यविधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बना लो। दिष्ट धारा गणित अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्पी वलय की जगह विभक्त वलय लगा लिए जाते हैं। बस ये अंतर, विभक्त वलय का मतलब इनको दोनों को हटा करके इस प्रकार का पार्ट यहाँ लगाते हैं। ये भी एक पूरा छल्ला, उसको बीच से काट देते हैं, एक पार्ट इस सिरे पर जोड़ देंगे, दूसरा पार्ट इस सिरे पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोगों को ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये अंतर है दोनों में, सर्पी वलय और विभक्त वलय में। सर्पी वलय हमेशा AC जनरेटर में लगाया जाता है और विभक्त वलय जो है वो DC जनरेटर में लगाते हैं। तो नोट बना लीजिए इसको, उसके बाद इसकी कार्य विधि को कर लिया जाए। ये तो कुंडली घुमाने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है, तो कार्य विधि
कार्य, कार्य विधि में क्या हम लोग लिखेंगे, मेन जब घुमाएंगे इसमें कुंडली को, लेकिन लिखने का तरीका तो बहुत आसान है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद आप अपने मन से लिख सकते हैं वर्किंग इसकी। जब कुंडली को घुमाएंगे तो क्या होगा, जब कुंडली का तल अगर सपोज मान लेते कुंडली का तल ऐसे रखा हुआ है तो बल रेखाएं जितनी है सब इसके तल से होकर गुजरती, मान लो 10 उनकी बल रेखाएं गुजर रही है, जैसे इसको घुमाएंगे तो 5, धीरे धीरे क्या होगा, ये कुंडली से गुजरने में जो बल रेखा घटेगी, घटते घटते जब समांतर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के तल इसका, तो चुंबकीय बल रेखा संख्या 0 हो जाएगी, फिर और घुमाएंगे तो फिर बढ़ने लगेगी, फिर अधिकतम हो जाएगी, फिर घटने लगेगी। ये घटने बढ़ने वाला क्रम जारी रहेगा। जब भी चुंबकीय बल रेखाओं संख्या परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि जब भी किसी कुंडली से या किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा वो भी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग इसकी कार्यविधि क्या लिखेंगे, जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस कितनी इसकी वर्किंग है, वर्किंग इसकी इतनी हो गई। सिंपल सा होता है, जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत कोणीय वेग दूसरे लिख गए हैं, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और सब क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं कि कुंडली का तल, ये कुंडली हो गई, अगर बल रेखा वाले इससे 4 गुजर रही हैं, ठीक है ना, अगर लंबवत है तो 4 गुजर रही हैं, ठीक है ना। जैसे इसको जब घुमाना शुरू करेंगे तो 4 की जगह फिर यहाँ 2 गुजर रहेंगी, फिर उसके बाद जब ऐसे हो जाएगा तो 2 ऊपर से 2 नीचे से निकल जाएंगे, एक बल रेखा नहीं गुजरेंगी, ठीक है ना। फिर घुमाएंगे तो फिर 2 फिर 4 ऐसे करके होगा। तो इस प्रकार से कुंडली घुमाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा n से s की ओर होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये हो गई। जब घुमाएंगे तो इससे चुंबकीय होकर गुजरने में बल रेखाओं संख्या परिवर्तन होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं संख्या परिवर्तन होगा तो
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय में परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और कुंडली एक बंद परिपथ है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी वर्किंग हो गई। अब इसमें बात आती है कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो कितनी धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए अगर मान लेते हैं कि यदि कुंडली का क्षेत्रफल A तथा कुंडली में तार के फेरों की संख्या n है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। E इक्वल टू फैराडे का नियम क्या कहता है, -d∅/dt। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक तो सिर्फ बताता है कि लेंज का नियम बताता है कि लेंज का नियम को प्रदर्शित करता है जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना, यानी विद्युत वाहक बल हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ये हमारे से बताता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फैराडे के नियम में। इतना विद्युत वाहक प्रेरित हो जाएगा। आप देखिए ध्यान दो यहाँ पर आगे, चूंकि फाई का मान कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे परिवर्तित होगा उसका क्या फार्मूला है, ये हम जानते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। अब परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे पता चला कि फाई चेंज हो रहा है। भाई यहाँ B तो चेंज हो नहीं रहा है, N और S जो चुंबक रख दिए गए हैं उनके बीच की दूरी घटाई बढ़ाई जा रही है ना, कोई तो फिक्स है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र को चेंज नहीं हो रहा, जो भी है वो स्थिर है। B स्थिर हो गया। A कुंडली का क्षेत्रफल वो भी नहीं चेंज हो रहा है, कुंडली बना दी गई तो उसको घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्षेत्रफल भी निश्चित हो गया। अब चेंज क्या हो रहा, घुमाएंगे तो थीटा चेंज होता है। थीटा क्या होता है, कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। बात क्लियर हो रही है। जैसे अगर हम ये कहें, किसी चित्र अलग से देख लो, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर कोई कुंडली इस तरीके कहीं लगती है ऐसे ये, और इस पर इसमें डायरेक्शन तो चुंबकीय क्षेत्र की ये है, और इस पर जो खींचा गया जो अभिलंब है, तो कुंडली तो इस डायरेक्शन में हो सकती है, लटकने से इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो जो अभिलंब जो होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में, सपोज अगर मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है ना, ये इसमें नॉर्मल ड्रा किया हमने। तो ये जो थीटा बना हुआ है, अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर है ऐसे, तो थीटा कितना होगा, 0। तल पर खींचा गया अभिलंब भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस डायरेक्शन B है चुंबकीय क्षेत्र है, तो थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा, ये हम पहले बता चुके हैं। उसका थीटा होगा 0 अंश। क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं होता है। कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अगर तल लंबवत है तो थीटा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तल अगर समांतर है तो थीटा 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। तो यही चेंज होता है, कभी 0 रहेगा, मान लो ऐसे लंबवत रखी है तो क्या कितना है 0, फिर घुमाएंगे तो क्या होगा, थीटा बढ़ना शुरू होगा, 30, 35, 40, 50, 60, 90, 100 ऐसे अगर घूमेगा तो पूरा एक राउंड हो जाएगा। तो पूरा कितना राउंड हो जाएगा, 360 का। तो थीटा वेरी करेगा तो cos थीटा वेरी करेगा, और cos थीटा वेरी करेगा तो फाई भी वेरी करेगा, और फाई अगर वेरी करेगा तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कुंडली घूम रही है और किसी क्षण वो थीटा कोण बना रही है, थीटा जो कोण बन रहा है वो किसी क्षण पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जानते हैं ये भी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, नियत कोणीय वेग सबने माना है। तो किसी क्षण अगर थीटा को बन रहा है तो थीटा का मान कितना होगा, ओमेगा टी के बराबर। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में।
तो यहाँ थीटा का मान लगा दिया जाए। दूसरी चीज और है, इसमें केवल एक ही फेरा तो लगा नहीं कुंडली का, इसमें n फेरे लगे हैं। मान के चलना है कुंडली की फेरे कितनी है, n फेरे लगे हैं। तो n फेरे लगे हैं, इसका मतलब है कि एक फेरे से बच चुन के पास कितना होगा, n फेरे से कितना हो जाएगा, n और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाई का मान कितना हो गया, NBA cos ओमेगा t। ये हम लोग जानते हैं फाई का मान होता है। अगर फाई का मान हम यहाँ लगा दें तो e का मान कितना हो जाएगा, e इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/dt NBA cos ओमेगा t। ये हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे किया जाए। नोट कर लिया। तो हमने E इक्वल टू क्या लिखा गया था, माइनस d/dt NBA cos ओमेगा, ये लिखा था वहां पर। इसका अवकलन कराओ तो माइनस जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो तो बाहर, ढेरों संख्या स्थिर है, b स्थिर है, a स्थिर है, तो ये तो सब अवकलन के बाहर हो जाएगा। इसका अवकलन करना पड़ेगा हमको cos ओमेगा t। अवकलन हो जाएगा इसका माइनस NBA cos क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का फिर करेंगे तो ओमेगा और आ गया। उसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और उसको लिखा जा सकता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। ये लिख सकते हैं। इस पार्ट को हम यहाँ पर E0 लिख देंगे। E0 का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर हम बताएंगे इसको। E0 क्या है, यहाँ पर जहाँ E0 इसकी जगह लिखा हमने NBA ओमेगा। ये क्या चीज है, NBA ओमेगा। अगर ओमेगा टी का मान, यानी ओमेगा टी मतलब थीटा, और थीटा का मान अगर 90 डिग्री अगर है, अगर थीटा चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, साइन थीटा चेंज हो रहा है, साइन थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और चेंज होकर के कहां से कहां तक चेंज होती है, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच वैरी करती है भाई। -1 से कम नहीं होती है और +1 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितनी होगी, ये साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। कब होगा, जब थीटा 90 होगा, ठीक है ना। 90 होने का मतलब जब कुंडली तल के, कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, तब उस समय क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 में साइन 90 की वैल्यू 1, तो उस समय जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा, NBA ओमेगा, यानी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका अधिकतम विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो E = NBA ओमेगा, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये बात तो क्लियर हो गई यहां से, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये तो इतना विद्युत वाहक बल, तो अगर एक पता चल रहा है कि समय के अनुसार भाई समय चेंज हो रहा है, इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि E की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, कहां से कहां तक वैरी करेगा। ये साइन थीटा की वैल्यू प्लस में भी होती, माइनस में भी होती है। तो जब ऐसा ग्राफ जब खींचेंगे तो उसमें माइनस और प्लस दोनों के बीच में रहेगा, यानी प्लस माइनस की दिशा चेंज होगी। इस वजह इसको प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कहा जाता है इसी को। तो ये तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान हो गया। अब बात आती है प्रेरित धारा का मान कितना होगा। तो आगे इसमें लिखते हैं, यदि कुंडली या परिपथ लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि बाह्य
परिपथ या कुंडली कुछ भी लिखा जा सकता है। यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है तो प्रेरित धारा, विद्युत बल तो निकालिए हम, धारा कितनी प्रेरित होगी, प्रेरित धारा कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, E अपान R, ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V अपान R होता है। V यहाँ पर क्या है, E का काम कर रहा है यहाँ पर, तो I इक्वल टू E अपान R हो जाएगा। E की वैल्यू लगा दें तो लिख सकते हैं हम लोग E नॉट अपान R साइन ओमेगा T, या यहाँ पर लिखा जा सकता है E अपान R नॉट, क्या E नॉट अपान R की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, I इक्वल टू I नॉट। भाई ये वोल्टेज का शिखर मान है तो ये धारा का शिखर मान हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्टेज शिखर मान अपान R क्या हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो E नॉट अपान R क्या हो जाएगा, I नॉट के बराबर, I नॉट साइन ओमेगा, ये प्रेरित धारा का मान निकल आया। अब धारा का मान और समय के बीच कह सकते हैं, थीटा के बीच अगर ग्राफ अगर खींचे तो क्या दिखाई पड़ता है, मतलब भाई जीरो है कोण, ठीक है ना। भाई थीटा का इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा, साइन I इक्वल टू I नॉट साइन थीटा भी लिखा जा सकता है ना, ओमेगा T इक्वल टू थीटा इक्वल टू ओमेगा T होता है। तो थीटा अगर मान लेते पहले जीरो है, फिर मान लेते हैं 1/4 घूम गया तो कितना घूम गया ये π/2, फिर आधा चक्कर लगा लिया तो पाई, फिर 3/4 लगा लिया 3π/2 और फिर लगा दिया यहाँ पर 2π। अगर हम इसमें देखते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू पहले लगाओ, थीटा का जीरो और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 90 की वैल्यू 1 सबसे ज्यादा मान आ जाएगा, फिर साइन पाई की वैल्यू फिर जीरो। ये आधे चक्र की बात हुई, ये हो गई। उसके बाद अगला आधा 180 से ज्यादा जब घूमेगा, यानी आधे चक्र से ज्यादा जब घूमेगा वैल्यू, भाई यहाँ ऐसे रखी है, ठीक है ना। उसके बाद इसको घुमाना शुरू करें, जब ऐसे हो जाएगा आधा चक्र हो गया, फिर ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, तब उसका कोण जो है वो 180 अंश से ज्यादा होगा। 180 अंश से ज्यादा जब भी मान आएगा साइन का, वो हमेशा कैसा आता है, निगेटिव वैल्यू आती है, तो निगेटिव आएगी और 270 में सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, और जैसे पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा वैल्यू फिर जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमको प्राप्त होता है एक राउंड में, कुंडली एक राउंड होगा तो ऐसा होगा। ये जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है यही हमारी क्या है, I नॉट। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे -I। माइनस और प्लस दोनों दिशाओं में इसका मान होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। आधे चक्र में धारा एक दिशा में, आधे चक्र में दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत आसान है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। वीडियो को अगर अंत तक पूरा अगर देखेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से कुंडली को घुमाने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें धारा भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा वो श्रेणीबद्ध LCR अनुनादित परिपथ होगा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।